सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। एक बार फिर से सभी साथियों का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भी क्षेत्रमिति के पार्ट आपके सामने रखे जा रहे हैं आप अच्छे से उन्हें देख रहे होंगे और अच्छे से नोट बना रहे होंगे। अब दोस्तों मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 49 आज स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन के 48 पार्ट कराए हैं। यदि किसी बच्चे का कोई भी पार्ट छूटा हुआ है या अभी तक कोई पार्ट नहीं देखा तो भाई इन 48 पार्ट को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों मेरा सजेशन आपको सिर्फ इतना ही है, अभी हम क्षेत्रमिति 2D मतलब मेंसुरेशन 2D कर रहे हैं। इसके बाद हम बहुत जल्दी 3D को स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको 3D मतलब आयतन अच्छे से समझना है तो मेंसुरेशन के ये सभी पार्ट अच्छे से देखने होंगे, क्योंकि यदि ये पार्ट आपने देखे होंगे तो जो इनमें फॉर्मूले हुए हैं, जो बेसिक जो ट्रिक्स हुई हैं, उन सभी का यूज 3D में होने वाला है। तो भाई इन पार्टों को अच्छे से देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स अड्डा आपको मेंसुरेशन में जीरो से हीरो बनाने का सफर तय करेगा और ऐसे ही आपको 3D में बहुत अच्छे से सिखाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और अब स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति 2D पर मिक्सअप क्वेश्चन, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी जीडी सभी एग्जाम में इन क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक अर्धवर्ताकार खेल के मैदान को व्यास ए से बी के अनुदिश पार करे तो वर्ताकार पथ की अपेक्षा 2 मिनट कम समय लेगा। अगर उस व्यक्ति की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस वर्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या क्या होगी। वर्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या मतलब रेडियस हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों स्टार्ट करिए। एक व्यक्ति एक अर्धवर्ताकार खेल के मैदान, अब उसने बोला है अर्धवर्ताकार खेल के मैदान, तो ये हो गया आपका अर्धवर्ताकार खेल का मैदान को व्यास, और व्यास भी बोला है ए से बी, व्यास भी बोला है ए से बी व्यास के अनुदिश पार करें, व्यास के अनुदिश पार करें तो वर्ताकार पथ मतलब ये सर्कुलर वर्ताकार पथ की अपेक्षा उसे 2 मिनट कम समय लगेगा। 2 मिनट कम समय लगेगा मतलब वो व्यास से जाता है तो उसे वर्ताकार पथ की अपेक्षा 2 मिनट कम समय लगेगा। मतलब यहां जितना समय लगता है उससे 2 मिनट कम उसे व्यास से पार करने में लगता है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, मैंने जब आपको व्रत कराया था तो मैंने बताया था ये जो व्रत की कंप्लीट परिधि होती है, व्रत की कंप्लीट परिधि क्या होती है भाई, 2πr होती है। तो व्रत की कंप्लीट परिधि 2πr होती है। और यदि हम बात करें ये अर्धव्रत है, ये आपका कैसा है, अर्धव्रत है, तो अर्धव्रत की सिर्फ इतनी परिधि बात की जाए, क्योंकि कंप्लीट व्रत की परिधि परिमाप क्या होता है 2πr। और यदि उस 2πr को 2 हिस्सों में बांटते हैं तो πr आपका ऊपर जाता है और πr आपका नीचे जाता है, क्योंकि πr और πr दोनों मिलकर क्या बनेंगे 2πr। तो कहने का मतलब है अर्धव्रत की ये जो पथ वाली परिधि है ये सिर्फ यहां से लेकर और ये कंप्लीटली यहां तक ये पथ वाली परिधि आपकी πr होगी। अब दोस्तों उसने बोला है व्यास बोला है ए से बी, और आपको पता है व्यास क्या होता है, व्यास आपका होता है 2r जिसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं। अब दोस्तों एक बोला है उसने व्यास और दूसरा बोला है वर्ताकार पथ, क्योंकि यहां पर व्यास की बात हुई है तो व्यास आप बोल सकते हो 2r, और एक बोला है वर्ताकार पथ। अब दोस्तों कंप्लीट व्रत की परिधि 2πr होती है जिसमें से πr ऊपर जाता है और πr आपका नीचे आता है, तो ये जो वर्ताकार पथ है, ये वाला जो वर्ताकार पथ है ये हमारा πr होगा। अब दोस्तों यहां से आप इनमें रेशियो बना सकते हो और जिसमें 2 मिनट आपको क्या बोला है, कम बोला है। अब दोस्तों 2 मिनट कम का मतलब जैसे कम होता है या अधिक आता है, कम अधिक का मतलब होता है अंतर, कम अधिक का मतलब होता है अंतर। तो दोस्तों यहां पर एक तरफ आपको व्यास की बात बोली गई है तो मैंने सर्कल कर दिया, दूसरी तरफ आपको वर्ताकार पथ की बात बोली गई है तो वो मैंने सर्कल कर दिया। अब व्यास आपका 2r होता है और वर्ताकार आपका पथ πr रहेगा। अब इसमें यदि हम रेशियो क्रिएट करें तो हमारी रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगी। अब दोस्तों आप पाई का मान रख सकते हो, पाई का मान होता है 22/7,
अब दोस्तों जैसे यहाँ 7 से क्रॉस करोगे तो ये हमारा 14 आएगा, ये हमारा 14 आएगा और यहाँ पर क्या बचा 22। अब यहाँ पर आप रेशियो प्राप्त करोगे, यहाँ पर यदि आप रेशियो प्राप्त करोगे तो रेशियो मिलेगा आपको 7 और 11। 7 और 11 मतलब व्यास व्यास 7 में और वर्ताकार पथ आपका 11 में है। व्यास आपका 7 में है और वर्ताकार पथ आपका 11 में है। अब दोस्तों जो 2 मिनट कम बोला है, जो 2 मिनट कम बोला है, अब 2 मिनट कम बोला है तो 2 मिनट कम का मतलब होता है, कम का मतलब होता है अंतर, या अधिक भी आता है तो उसका मतलब भी अंतर होता है। तो अंतर लिया जाए 7 और 11 में, 7 11 का अंतर हमारा 4 आएगा। तो दोस्तों 4 बराबर उसने 2 मिनट कम करके अंतर दिया है तो हमारा अंतर 4 का है और उसका अंतर 2 मिनट कम दिया गया है। अब दोस्तों आप यहां से 1 बराबर प्राप्त कर सकते हो, जैसे ही 4 से दोनों तरफ भाग दोगे, 4 से दोनों तरफ भाग दोगे तो भाई 1 बराबर आपको मिलेगा 1/2 मिनट। दोनों तरफ आप 4 से भाग दे देना तो आपको 1 बराबर मिलेगा 1/2 मिनट। अब दोस्तों 1/2 मिनट 1 बराबर आया है 1/2 मिनट, तो यहां आप जो भी 1 बराबर आता है, भाई 1 के बराबर आया है 1/2, तो जो भी 1 के बराबर आता है उससे हमेशा मल्टीपल करते हैं। तो हमने मल्टीपल कर दिया तो यहां से हमें मिलेगा 7/2 मिनट और यहां से मिलेगा क्लियरली 11/2 मिनट। अब दोस्तों इनको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 7/2 मिनट भाई ये आपका 3.5 मिनट बनेगा और क्लियरली 11/2 मिनट ये आपका क्लियरली 5.5 मिनट बनेगा। और दोस्तों 3.5 मिनट और 5.5 मिनट तो भाई क्लियरली 2 मिनट कम है, आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों उसने क्या बोला है, हमें बताना है वर्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या। हमें वर्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या बतानी है मतलब जो आपका व्यास है, जो आपका व्यास है, व्यास कितना है, टोटल 2r है, टोटल 2r है व्यास हमारा। यदि हम व्यास की दूरी ले आए और व्यास की यदि आपको दूरी लानी है तो दूरी के लिए क्या होता है, चाल गुणित समय। दूरी के लिए क्या होता है, चाल गुणित समय। तो हम व्यास की दूरी ले आते हैं और दूरी आएगी चाल गुणित समय से और व्यास ले आएंगे और फिर हम त्रिज्या बता सकते हैं। तो व्यास वाली दूरी आएगी चाल गुणित समय। अब उसकी चाल क्या दी है, उसकी चाल दी है 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड चाल गुणित समय, चाल गुणित समय क्या आएगी, दूरी। तो समय देखिए दोस्तों ये व्यास से हम दूरी ले रहे हैं, व्यास से दूरी ले रहे हैं तो हमें व्यास का समय लेना पड़ेगा। और व्यास का समय देखिए, व्यास का समय है 3.5 मिनट। 3.5 मिनट मतलब 7/2। अब दोस्तों ये 3.5 मिनट था, 7/2 बिल्कुल भाई 3.5 बनेगा, 3.5 मिनट। लेकिन आपकी चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है आपको समय सेकंड में लेना पड़ेगा। तो ये जो 7.5 मिनट है, सॉरी 3.5 मिनट है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई मिनट को 60 से गुणा कर देंगे, मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो 3.5 मिनट से जितने भी सेकंड बनेंगे वो हमें मिल जाएंगे। अब दोस्तों चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड और समय ले लिया हमने सेकंड में, तो व्यास वाली दूरी आएगी क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 से भाई आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर यदि आप कैलकुलेट करोगे भाई इस 2 से काटा तो ये हमारा 30 आएगा, तो 30 का 7 में गुणा, 30 का 7 में गुणा तो त्रिज्या हमें मिल जाएगी 210 मीटर। अब दोस्तों दूरी बराबर चाल गुणित समय का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय से दूरी व्यास आएगी और जैसे ही हम 2 से कट करेंगे तो हमारी त्रिज्या आई है 210। और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल को यूज किया गया है। मीटर प्रति सेकंड मतलब दूरी हमारी मीटर में आएगी। अब दोस्तों 210 मीटर त्रिज्या, तो भाई दूसरे ऑप्शन को टिक कर दीजिए। यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके बढ़िए अगले सवाल पर, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो आपको 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत, समतल कराने की लागत मतलब खर्च बताना है। अब दोस्तों समतल कराने की लागत मतलब खर्च बताना है। अब खर्च पर मैंने बहुत ही क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप सभी पार्टों को देखना। लगभग मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहां पर क्या दिया है, खर्च तो बताना है। 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार मैदान, मतलब आयताकार मैदान का परिमाप हमको दिया है 340 मीटर। अब आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का पैरामीटर 2 × L+B जो आपको दिया है 340 मीटर। अब दोस्तों ध्यान देना, इस मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब थोड़ा यहाँ पर यदि हम फिगर बना के चले
तो ये होता है हमारा आयताकार मैदान, ये होता है हमारा आयताकार मैदान, और जिसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा आपको रास्ता बोला गया है। अब इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता हमको बोला गया है। अब चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता हमने बना लिया है दोस्तों। 1 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर बोला है, कुछ नहीं बोलता कि अंदर बना है या बाहर बना है, तो हमेशा आपको बाहर की तरफ बनाना है। और वो रास्ता 1 मीटर चौड़ा है जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों रास्ते की चौड़ाई हम एक x से डिनोट करते हैं जो 1 मीटर चौड़ा है। अब देखिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या है, समतल कराने का खर्चा क्या है। अब दोस्तों यदि खर्च का कॉन्सेप्ट पता है, खर्च का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर दर देखी जाए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब प्रति वर्ग मीटर ने बताया, लंबाई नहीं, प्रति वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आता है, तो हमें क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। अब दोस्तों दर आपको दी है, दर आपको क्या दी है, दर आपको 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब आपको लेना है क्लियरली क्षेत्रफल, और कौन सा क्षेत्रफल, उसने बोला है 1 मीटर चौड़े रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्चा क्या है। मतलब उस रास्ते को समतल कराना है, उस रास्ते को समतल कराना है तो क्षेत्रफल भी उस रास्ते का लेना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने आपको कराया था जब भी आयत के चारों तरफ रास्ता बने, जब भी आयत के चारों तरफ रास्ता बने तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, याद करिए मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको कराया था 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x, तो ये मैंने आपको कराया था उस रास्ते का क्षेत्रफल। जब भी आयत के चारों तरफ रास्ता बनता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x। अब दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको खर्च बताना है, तो बस आपको x पुट करना है 2x में और क्लियरली l प्लस बी पुट करना है। अब दोस्तों l प्लस बी कहां से आएगा, ध्यान दीजिए l प्लस बी कहां से आएगा। भाई आपको परिमाप दे दिया 340 मीटर उसका परिमाप है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो परिमाप 340 है। तो यहां से एल प्लस बी ला सकते हो कि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का योग होगा, 2 से कट करिए भाई 170 आएगा। अब यहां से एल प्लस बी मिल चुका है। अब हम खर्च बताएंगे, तो दर हमारी 10 है। अब दोस्तों रास्ते की चौड़ाई x क्या दी है, रास्ते की चौड़ाई x से डिनोट करते हैं जो हमें क्लियरली 1 मीटर दी गई है। अब यहां पर हम 1 मीटर को पुट करेंगे, 2x 1 मीटर को पुट कर दो। अब दोस्तों l प्लस बी मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग से नहीं मिलेगी, लेकिन l प्लस बी हमें परिमाप से कितना मिला है, परिमाप से 170 मीटर मिला है। तो l प्लस बी इकट्ठा रख देते हैं, 170 मिला है परिमाप से। और दोस्तों जब भी रास्ता अंदर बनता है, जब भी रास्ता अंदर बनता है तब यहाँ पर माइनस लिया जाता है, लेकिन अभी रास्ता बाहर की ओर बना है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं बोला जाता तो रास्ता हमेशा बाहर की ओर बनाया जाता है। तो ये रास्ता बाहर की ओर बना है तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, लेकिन जब अंदर की ओर बोलता है तब यहाँ पर माइनस आता है। और अब 2x, अब क्लियरली x आपका 1 है तो पुट कर दीजिए। यहाँ से आप ला सकते हो टोटल खर्चा। अब देखिए दर आपकी 10 है, जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो भाई ये 2 बनेगा। अब यहाँ पर 170 और ये 2 बनेगा, 170 में यदि आप 2 जोड़ो तो 172 बनेगा। अब दोस्तों मल्टीपल करोगे, तो जैसे ही मल्टीपल करोगे तो ये हमारा बनेगा क्लियरली 344, और 344 के पीछे यदि 10 से गुणा करेंगे तो ये 3440, ये हमारा खर्चा बनेगा। क्योंकि 172 का डबल करोगे तो 344, और 344 को भाई 10 से गुणा, तो ये हमारा 3440 टोटल खर्चा बनेगा। तीसरे ऑप्शन को टिक कर दीजिए। और दोस्तों अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है, मैंने इनके प्रॉपर बेस कराए हैं, आप पार्ट जाकर देख सकते हो। यदि आप पार्ट वाइज अच्छे से देखते आओगे तो आपको पता चलेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x। रास्ता बाहर की ओर हो तो प्लस लेते हैं, और रास्ता अंदर की ओर हो तब माइनस लेते हैं। अब खर्चा हमारा 3440 आया है, तीसरे ऑप्शन को टिक करिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन ने दिया है जिस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया है, यदि लंबाई 65 मीटर है तो फाटक के लिए 90 रुपए प्रति मीटर की दर से 3 मीटर का अंतर छोड़ते हुए मैदान की बाड़ लगवाने की लागत क्या होगी। फिर से आपसे लागत पूछी है, मतलब खर्चा पूछा है, और जो खर्च कैसे आता है, वो खर्च आता है
दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी लागत पूछे, खर्च पूछे, तो वो आता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब यहां पर यदि हम बात करें स्टार्टिंग से, आपको बोला गया है जिस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया है, तो मैं रख सकता हूं लेंथ और ब्रेथ रेशियो, जो हमें 5 और 3, 5 और 3 दिया है। इसमें लंबाई आपको 65 मीटर दी है। अब यदि लंबाई आपको 65 मीटर दी है, तो बोल सकते हो 5 बराबर 65, तो क्लियरली भाई 1 बराबर आपका 13 आएगा। 5 बराबर 65 तो 1 बराबर 13 आएगा, तो 1 बराबर 13 तो 3 बराबर 39, 39 हो जाएगा। तो 5 बराबर 65 तो 1 बराबर 13 तो 3 बराबर 39 बन जाएगा। तो लंबाई आपकी 65 है और चौड़ाई आपकी 39 है। अब दोस्तों फाटक के लिए 90 रुपए प्रति मीटर की दर से, अब यहां पर दिया है फाटक के लिए 90 रुपए प्रति मीटर की दर से। अब आपको दर दे दी 90 रुपए प्रति मीटर, दर आपको दी है 90 रुपए प्रति मीटर। अब रुपए प्रति मीटर, रुपए प्रति मीटर ने बताया कि हमें रुपए प्रति मीटर में लंबाई लेनी है, क्षेत्रफल नहीं लेना। तो भाई रुपए प्रति मीटर में लंबाई आती है, क्योंकि क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में आता है। अब दोस्तों उसने बोला है खर्चा तो बताना है, दर आपको 90 दी है और रुपए प्रति मीटर मतलब लंबाई लेनी है, लेकिन लंबाई 3 मीटर का अंतर छोड़ते हुए मैदान की बाड़ लगवाने की लागत बतानी है। अब दोस्तों यहां पर आपको बोला है मैदान की बाड़ लगवाने का खर्चा बताना है। यदि हम बात करें कि मैदान की जो बाड़ लगेगी वो कैसे लगेगी, वो आपकी क्लियरली बाउंड्री पर लगती है, क्योंकि बाढ़ हुई या तार फेंसिंग हुआ तो हमेशा बाउंड्री पर लगाया जाता है। लेकिन साथ में उसने बोला है कि फाटक के लिए आपको 3 मीटर का अंतर छोड़ना है, तो यहां पर बोला है कि फाटक के लिए आपको 3 मीटर का अंतर भी छोड़ना है। तो दोस्तों जो बाढ़ लगवाने का खर्चा हमें बताना है, तो बाढ़ भाई आपकी बाउंड्री पर लगेगी। बाउंड्री का मतलब होता है आपका परिमाप, आपका परिमाप, तो आपको परिमाप लेकर आना है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें एल आपका 65 है और क्लियरली बी आपका 39 है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहां से हमें परिमाप मिलेगा, तो परिमाप मिलेगा 65 और 39 को जोड़िए तो आपको 104 मिलेगा, और 2 इंटू एल प्लस बी, तो हमारा परिमाप है 208। जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे 208 आएगा। अब परिमाप आ चुका है 208, परिमाप आ चुका है 208, क्योंकि हमें जो बाड़ लगानी है वो हमेशा बाड़ कहाँ लगती है, बाउंड्री पर लगती है, और बाउंड्री का मतलब होता है परिमाप, और भाई आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन उसने बोला है ये जो परिमाप आपका कंप्लीटली 208 होगा, कंप्लीटली परिमाप 208 होगा, उसमें से 3 मीटर का आपको फाटक छोड़ना है, 3 मीटर का आपको फाटक छोड़ना है। तो भाई 208 में से 3 मीटर का फाटक छोड़ना है, मतलब 205 मीटर पर आपकी बाड़ लगेगी, आपकी फेंसिंग लगेगी, तो आपकी लंबाई रहेगी 205 मीटर। क्योंकि टोटल जो बाउंड्री आई है वो 208 मीटर आई है, उसमें से 3 मीटर फाटक के लिए छोड़ोगे तो 205 मीटर आपकी लंबाई बचेगी, जिस पर आपकी बाड़ लगाई जाएगी, मतलब फेंसिंग लगाई जाएगी। अब दोस्तों यहां से कर सकते हो दर गुणित लंबाई, तो आपका खर्चा आ जाएगा, आप मल्टीपल करोगे क्लियरली 9 का 5 में तो ये 45 होगा, और 9 का 2 में क्लियरली ये 18 होगा। तो 18,450 ये हमारा खर्चा हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भाई, चौथे ऑप्शन में बैठा है। तो बच्चों याद रखना, जब भी खर्चा पूछता है तो दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई कब लेनी है प्रति मीटर बोले, और क्षेत्रफल कब लेना है प्रति वर्ग मीटर बोले। अभी प्रति मीटर बोला था तो हमें क्लियरली लंबाई लेनी पड़ेगी, लेकिन लंबाई कौन सी, जिस पर बाड़ लगानी है, फेंसिंग लगानी है, तो वो होता है बाउंड्री, मतलब परिमाप। परिमाप 208 आया, जिसमें से 3 मीटर का फाटक आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 205 मीटर की लंबाई पर आपकी बाड़ लगेगी, और वो 90 रुपए प्रति मीटर की दर से लगेगी। तब आपका टोटल खर्चा 18,450। चौथा ऑप्शन टिक करिए और लीजिए अगला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ने बोला है एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाओं का अनुपात क्रमशः 3 और 5 है। तो यहां पर दिया है जो आपका समलंब है,
उसकी दो समानांतर भुजाओं का अनुपात 3 और 5 है। अब दोस्तों जब भी आपको रेशियो दिया जाता है, जब भी आपको रेशियो दिया जाता है तो आप उनके साथ महत्तम x का यूज किया करो, क्योंकि जब महत्तम x का यूज करेंगे और x को निकाल कर लाएंगे हम क्वेश्चन से, तो हम वास्तविक रूप से छोटी समानांतर भुजा या बड़ी समानांतर भुजा बता सकते हैं। तो दो समानांतर जो भुजाएं हैं, जो पैरेलल्स हैं, वो आपको 3-5 के अनुपात में दी है, तो बोल सकते हैं 3x और 5x। और दोस्तों छोटी भुजा को ऊपर रखा करो और बड़ी भुजा को नीचे रखा करो। अब बोला है ऊंचाई छोटी समानांतर भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहां पर आपको क्लियर कर दिया कि जो समलंब की ऊंचाई है वो छोटी समानांतर भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अब छोटी समांतर भुजा आपकी क्लियरली 3x है और उससे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो 3x + 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बोला है यदि समलंब का क्षेत्रफल आपको क्लियरली 896 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों यदि आपको समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद हो, समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको याद हो, तो समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब आप बोल सकते हो 3x और 5x। तो समांतर भुजाओं का योग 3x और 5x ये हो जाएगा हमारा 8x। और दोस्तों उनके बीच की दूरी मतलब आपकी ऊंचाई रहती है जो आपको दी है 3x + 4। अब दोस्तों ये क्षेत्रफल दिया है 896 वर्ग सेंटीमीटर और हमसे पूछा है समलंब की ऊंचाई बताइए, मतलब ये ऊंचाई हमको बतानी है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो क्षेत्रफल दिया है 896 वर्ग सेंटीमीटर। अब 896 वर्ग सेंटीमीटर भाई ये समलंब का क्षेत्रफल है और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 3x और 5x गुणित उनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ये 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा और जैसे ही आप 4 से कट करोगे तो ये 224 बनेगा। अब दोस्तों आपका मैटर क्या बचा है, यहां पर आपका x बचा है और यहां पर बचा है 3x + 4। ये जो मल्टीपल है 4 से कट किया तो भाई ये मल्टीपल 224 बना है। मतलब बोल सकते हैं x का यदि मैं 3x + 4 से मल्टीपल करूं तो वो मल्टीपल 224 बनेगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको क्या करना है, आपको ये 224 है इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं, दो फैक्टरों का मल्टीपल वापसी 224 बनना चाहिए। तो भाई दो ऐसे गुणनखंड करिए जिनका मल्टीपल 224 बने। अब यहां से आपको x मिल सकता है, एक तरफ x है और एक तरफ 3x + 4 है। अब दोस्तों यदि हम इसके फैक्टर करें, यदि हम 224 के फैक्टर करें तो आप बोल सकते हो 1 × 224 पहला फैक्टर तो यही बनेगा, 1 × 224 पहला फैक्टर तो यही बनेगा। लेकिन आप यदि x का मान 1 पुट करोगे, भाई ये x का मान 1 पुट करा तो x का मान 1 पुट करोगे तो भाई यहाँ पर भी x का मान 1 पुट करिए और जैसे ही 1 पुट करोगे तो 3 3 और 4 7 बनेगा। तो भाई 1 × 224 बनना चाहिए, लेकिन ये तो 1 × 7 बना है। तो आगे बढ़िए, 1 से बात नहीं बनी, अब करिए 2 से फैक्टराइज करिए और जैसे ही 2 से फैक्टराइज करोगे तो भाई 2 से इसे डिवाइड किया करो और 224 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 112 आएगा। अब दोस्तों आप 2 पुट करके देख सकते हो और जैसे ही 2 पुट करोगे तो भाई 2 पुट करने पर 2 का 3 में गुणा 6 और 4 आपका क्लियरली 10 बन जाएगा। लेकिन 2 × 10 ये तो 20 बनता है, लेकिन हमें तो चाहिए 224। अब 2 से बात नहीं बनी, अब 3 पर बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अंकों का योग देखिए, 224 के अंकों का योग आपका 8 है, क्योंकि 2 और 4 जोड़ोगे तो अंकों का योग 8 है। अब 8 आपका क्लियरली 3 से नहीं कटता, मतलब ये 3 के रूप में फैक्टराइज गुणनखंड के रूप में नहीं जा सकता। तो आप बोल सकते हो 3 से बात नहीं बनी तो आप 4 से ट्राई करिए और जैसे ही 4 से 224 को कट करोगे तो भाई ये 56 आएगा। अब x का मान आप 4 रख के देख सकते हो, x का मान 4 है, जैसे ही 4 रखोगे तो 12 में 4 जोड़िए तो आपका 16। लेकिन आना क्या चाहिए, 4 × 56 आना चाहिए, तभी हमारा 224 आएगा। लेकिन यहाँ पर आया है 4 × 16 जो हमारा 64 बनेगा। अब दोस्तों यदि आप इसे नेक्स्ट 4 के बाद 5 से ट्राई करोगे, तो 5 से आपका 224 नहीं कट होता, क्योंकि इकाई अंक 5 के लिए क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ना तो लास्ट में 0 है ना 5 है, मतलब ये 5 से नहीं कटता, तो हम इसे 5 के रूप में फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब दोस्तों 5 के बाद बारी आती है 6 की, लेकिन जब ये 3 से ही डिवाइड नहीं हुआ,
3 से ही फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो 3 के पहाड़े में आने वाले 6 से फैक्टराइज नहीं होगा, वैसे ही 9 से भी नहीं होगा फैक्टराइज। तो कहने का मतलब है जब 3 से ही नहीं कटा तो ये 6 से बिल्कुल नहीं कटेगा। अब 6 के बाद आता है 7, 6 के बाद आता है 7, और आप 7 से ट्राई कर सकते हो। 7 से देखिए डिवाइड होगा या नहीं होगा। 7 का यदि डिवाइड करोगे 21 तक जाएगा, फिर बचेगा आपका क्लियरली 14, 14 में 7 का भाग जाएगा, तो क्लियरली 7 से फैक्टराइज होगा। तो 7 से कट करिए, जैसे ही आप 7 से कट करोगे तो भाई 7 से कट करने पर मिलेगा 3, 21 तक, फिर बचा 14, तो आप बोल सकते हो 2। अब दोस्तों यहाँ पर 7 पुट करके देख सकते हो x का मान, लेकिन 7 पुट करोगे तो 7 या 21, 21 और 4 25 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए, 7 गुणित 32 आना चाहिए, क्योंकि 7 x का मान है। जैसे ही 7 पुट करोगे 21 और 4 25 बनेगा, लेकिन बनना चाहिए 7 गुणित 32। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो आपका प्रॉपर आंसर रहेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। 7 के बाद जैसे ही 8 से ट्राई करोगे, 7 के बाद 8 से ट्राई करोगे तो भाई 8 से इसे डिवाइड करके देखिए। जैसे ही आप 8 से डिवाइड करोगे, भाई 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, आपका बचा 6 और 4 64, 8 का 8 टाइम 64। तो दोस्तों अब आप 8 पुट कर सकते हो, और जैसे ही मैं 8 को पुट करता हूँ, जैसे ही मैं 8 को पुट करता हूँ तो चेक कर सकते हैं। 8 को पुट करिए, 8 पुट करते ही ये 24 बनेगा, और 24 में 4 जोड़ दो, 24 में 4 जोड़ दो तो भाई ये 28 बनेगा। तो दोस्तों 8 गुणित 28 हमारा 224 बनेगा। तो कहने का मतलब है x का मान 8 आएगा, और जैसे ही 8 पुट करोगे तो 24 और 4 28 बनेगा, और 8 गुणित 28 हमारा 224 प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको x का मान निकालना है, और यहाँ वर्ग समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है। अब दोस्तों x का मान 8 आ चुका है, और आपसे पूछा गया है समलंब की ऊंचाई बताइए, समलंब की ऊंचाई बताइए, और समलंब की ऊंचाई कितनी है, 3x + 4 है, जिसमें x का मान आपको 8 पुट करना है, और जैसे ही 8 पुट करोगे 3x, भाई 8 पुट कर दीजिए, x का मान 8 है, +4, तो यहां से आप बोल सकते हो 24, 24 और 4 यही है हमारे समलंब की ऊंचाई 28 और 28 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन है। और दोस्तों यदि ये टेक्ट आपको अच्छा लगा है कि किस तरीके से हम वर्ग समीकरण से बच सकते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि टेक्ट कैसा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक आयत के विकर्ण के साथ एक अर्धवृत्त बनाया गया है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों आपको क्या बोला है, जो आयत है उसके विकर्ण के साथ एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो भाई ये आयत का विकर्ण है जिस पर आपको बोला है एक अर्धवृत्त बनाया गया है, तो ये हमने आयत के विकर्ण पर एक अर्धवृत्त बना लिया है। अब दोस्तों आगे पढ़िए, आगे क्या दिया है, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब आप बोल सकते हो आयत की चौड़ाई 1 होगी और लंबाई उसकी दोगुनी मतलब 2 रहेगी। तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। आगे बढ़िए, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात बताइए। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। ऑप्शन हमारे सामने है, यहां पर बोला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा πr²/2। तो क्लियरली दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल πr² और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा πr²/2, और दूसरी तरफ आपका सिंपली है आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब आपके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेकिन आपको यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लाना है तो πr², जिसमें आप देख सकते हो आपको लाना पड़ेगा r², मतलब त्रिज्या आपको चाहिए। जब त्रिज्या आएगी तभी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा, और आयत का क्षेत्रफल l/b, जिसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो दोस्तों वर्क करते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या पर। अब ध्यान देना, ये जो आपका अर्धवृत्त बना है वो आयत के विकर्ण पर बना है। अब दोस्तों आयत का विकर्ण मतलब डायगोनल, और दोस्तों ये जो अर्धवृत्त बना है वो इस विकर्ण पर बना है, मतलब ये अर्धवृत्त का व्यास है, और व्यास होता है 2r। अब दोस्तों अर्धवृत्त का जो व्यास है मतलब 2r,
त्रिज्या का दोगुना वो क्लियरली आयत का विकर्ण है, क्योंकि अर्धवृत्त जो है वो आयत के विकर्ण पर बना है। अब दोस्तों यहां आपको पता है आयत की जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है। और भाई समकोण त्रिभुज मतलब इसमें आप पाइथो का यूज करा सकते हो, और जब पाइथो का यूज कराओगे तब आपकी त्रिज्या निकल कर आएगी। बस थोड़ा ध्यान रखना, विकर्ण पर अर्धवृत्त बना है, मतलब जो आयत का विकर्ण है वो क्लियरली अर्धवृत्त का व्यास है, और अर्धवृत्त का व्यास मतलब 2r। अब दोस्तों यहां से आप पाइथो को वर्ग कराओगे, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो भाई हमारी पाइथो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें आप देख सकते हो आपका आधार क्या है, आपका आधार 2 है तो 2 का वर्ग करिए, आपका लंब क्लियरली 1 है तो 1 का वर्ग करिए। और दोस्तों यहां पर आपका जो कर्ण है, यहां पर जो आपका कर्ण है मतलब आयत का जो विकर्ण है वो क्लियरली अर्धवृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास मतलब वो आपका 2r है, तो बोल सकते हैं कर्ण हमारा 2r है, तो भाई कर्ण का वर्ग मतलब 2r का वर्ग। अब यहां से आप क्लियरली त्रिज्या ला सकते हो, तो दोस्तों कैलकुलेट करिए। यहां पर आप बोलोगे ये हमारा कितना आया है, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 तो ये हमारा 5 बन जाएगा। अब दोस्तों कर्ण हमारा क्लियरली क्या था, 2r था, और जैसे ही कर्ण का वर्ग 2r का वर्ग करोगे तो भाई ये हमारा बन जाएगा 4r स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से आपको r स्क्वायर मतलब सीधा ही r का वर्ग मिलेगा, और वो मिलेगा 5/4। अब दोस्तों त्रिज्या का वर्ग आ चुका है 5/4, और आपको पुट भी क्या करना है, आपको r स्क्वायर ही पुट करना है। तो r स्क्वायर वो क्या आया है 5/4, और दोस्तों यहां पर पाई का मान होता है 22/7, और ये दो आपका नीचे है, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करोगे तभी आएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों r स्क्वायर 5/4, पाई का मान 22/7, ये वाला 2 नीचे है, इसे नीचे ही रखिए। और लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई भाई 2 थी और चौड़ाई हमारी 1 थी, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहां से रेशियो बता सकते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और क्लियरली आयत के क्षेत्रफल में। तो यहां से देखिए दोस्तों जैसे ही 2 से कट करोगे भाई ये 11 आएगा, और 11 का 5 में गुणा, 11 का 5 में गुणा ये 55 है भाई, 7 का 4 में 28 और 28 का 2 में, तो ये हमारा 28 दूनी 56 आएगा। तो दोस्तों ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है, और ये आयत का क्षेत्रफल आ चुका है 55 और 56, और 55 और 56 मतलब चौथा ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। आपको जो आयत दिया था उसके विकर्ण को यूज करना है, उसका विकर्ण अर्धवृत्त का व्यास है, मतलब व्यास मतलब 2r। तो आपको पाइथो में जो कर्ण है वो 2r रखना है, वहां से आपको r स्क्वायर मिलेगा 5/4, और यहां पर जैसे ही r स्क्वायर रखोगे 5/4, 22/7 पाई का मान, नीचे 2 याद रखना, और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 55 है और आयत का क्षेत्रफल 56 है, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने थोड़ी भी जल्दबाजी करी तो 55 28 भी है, 55 14 है, और सबसे अच्छी बात 55 56 को यदि आप पलटी करा दोगे तो 56 55 भी ऑप्शन में है, लेकिन हमारा अर्धवृत्त पहले बोला गया है जो 55 आया है, आयत बाद में बोला है जो 56 आया है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो बढ़िए अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप आपको दिया है पैरामीटर 544 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए दोस्तों, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों एक समद्विबाहु, सबसे पहली बात समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समान दो भुजा वाला, समद्विबाहु समान दो भुजा वाला, जिन समान भुजाओं को ए से डिनोट किया जाता है, और जो तीसरी असमान भुजा होती है उसे बी से डिनोट किया जाता है। अब आगे बढ़िए, परिमाप आपको 544 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए परिमाप जो होता है वो बाउंड्री का टोटल होता है, बाउंड्री का टोटल जिसमें 2 ए आएंगे और एक आपका भाई बी आएगा, तो परिमाप हो गया 2a + b, जो आपको 544 सेंटीमीटर दिया है। अब यहां से देखिए दोस्तों उसने बोला है उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, और जब भी ये फ्रैक्शन आती है तो आपको पता होना चाहिए जिसके साथ ये का की से लगता है, जिसके साथ ये का की से लगता है उसका रेशियो नीचे वाला होता है, तो का की से का रेशियो नीचे वाला, और जो भी दूसरा होता है उसका रेशियो ऊपर वाला। तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आधार आपका 6 है,
और उसकी प्रत्येक समान भुजा वो आपकी 5 है। तो दोस्तों प्रत्येक समान भुजा 5 हो गई और आधार आपका 6 हो गया। हमेशा याद रखना जिसके साथ ये का की से लगता है उसका रेशियो नीचे वाला मतलब आधार 6 है, और दूसरा जो भी होगा उसका रेशियो ऊपर वाला मतलब प्रत्येक समान भुजा आपकी 5 है। ये ए भी 5 है और ये वाला ए भी 5 है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, परिमाप के बाद आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ये हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको पता चल गया आधार 6 है, आधार 6 है मतलब बी आपका 6 है, और क्लियरली प्रत्येक समान भुजा वो आपकी 5 है। अब दोस्तों यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको जो रेशियो मिले हैं 6 और 5 उससे परिमाप क्या बना है, उससे परिमाप बना है भाई जैसे ही ए को पुट करोगे तो 10 और 6 16, तो हमारा परिमाप 16 बना है, लेकिन क्वेश्चन का परिमाप 544 है। अब दोस्तों क्वेश्चन का परिमाप 544 है तो आप बोल सकते हो 16 बराबर 544, जैसे ही हम कट करेंगे 16 से कट करेंगे तो 1 बराबर क्या आएगा 16 3 48, फिर बचेगा 6 और 4 64, 16 चौके 64, तो 1 बराबर हमारा 34 आया है। अब दोस्तों 1 बराबर 34 आया है, लेकिन आपके रेशियो ध्यान देना, आपके रेशियो क्या है, आपके रेशियो है ए 5 है और क्लियरली बी आपका 6 है, तो यहां से आपका 1 बराबर 34 है तो आप 5 बराबर भी ला सकते हो और 6 बराबर भी ला सकते हो। 1 बराबर 34 का 5 में गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा 170, 34 का फिर से 5 में गुणा कर दीजिए फिर आपका आएगा 170, और क्लियरली भाई 34 का 6 में गुणा कर दीजिए, और जैसे ही 34 का 6 में गुणा करते हो तो आपका आएगा 204। 1 बराबर 34 है तो 34 का 6 में गुणा तो हमारा आधार आ गया 204। अब दोस्तों यहां से बताना है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, या तो आपको 170 और 204 समद्विबाहु त्रिभुज है, या तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब b अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोस्तों ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें b आपका 204 है, आप b की जगह 204 पुट कर सकते हो, ए आपका 170 है और बी आपका क्लियरली 204 है, तो यहां से भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ला सकते हो। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, क्योंकि हम बुक से जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो इस पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते, तो ये फॉर्मूला यदि हम भूलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा उस त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब हैरोज से आपको क्षेत्रफल लाना है, क्योंकि जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हो, उसको आप समकोण में लगा सकते हो या समद्विबाहु त्रिभुज में भी उस क्षेत्रफल फॉर्मूले को लगा सकते हो, जिसे हम बोलते हैं हैरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। अब दोस्तों आपको पता है उस क्षेत्रफल फॉर्मूले का उसमें होता है एस, उसमें से पहली भुजा माइनस, उसमें से दूसरी भुजा माइनस, और भाई उसमें से आपकी तीसरी भुजा माइनस, तो ये होता है आपका हैरोज का क्षेत्रफल। अब एस होता है आपका सेमी पैरामीटर, अब यहां पर आपको पैरामीटर दिया है, पैरामीटर आपका क्लियरली 544 है। अब पैरामीटर आपका 544 है तो आप सेमी पैरामीटर ला सकते हो। सेमी पैरामीटर जो पैरामीटर का आधा होता है, तो भाई आप पैरामीटर क्लियरली 544 दिया है उसका आधा कर दीजिए तो यहां पर आएगा क्लियरली 27/2, तो ये आ चुका है सेमी पैरामीटर जो पैरामीटर का आधा रहता है। तो सेमी पैरामीटर हमारा 272 है, सेमी पैरामीटर हमारा 272 है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, उस सेमी पैरामीटर में से आपको एक बार पहली भुजा फिर दूसरी भुजा और फिर तीसरी भुजा माइनस करनी है, तो 272 आपका सेमी पैरामीटर है। पहली भुजा घटाइए, 272 में से 204 हटाएंगे तो ये हमारा क्लियरली 68 आएगा। अब दोस्तों सेमी पैरामीटर आपका 272 आया है, 272 में से 170 हटाइए, 272 में से 170 हटाओगे 102 आएगा। फिर आपका सेमी पैरामीटर 272 है, 272 में से 170 हटाइए फिर आपका 102 आएगा। अब दोस्तों आपको करनी से बाहर निकालना है तो आपका आएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 102 और 102 दो बार है, तो भाई 2 बार में से 1 बार आपका बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि भाई हमें मल्टीपल नहीं करना, यदि हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे डाटा बड़े बनेंगे, हमें इनको टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे मैं बोल सकता हूं 68 के यदि टुकड़े तोड़े तो भाई 68 क्या होता है 17 × 4, 68
मतलब 68 क्या होता है, 17 गुणे 4 होता है। अब दोस्तों यहां से आप बोल सकते हो कि भाई हमें एक 17 मिला है और एक 4 मिला है। अब एक 17 मिला है तो भाई एक 17 आपको इस तरफ से मिलेगा ताकि दो 17 में से एक 17 बाहर आए। तो दोस्तों यहां से आपको 17 मिलेगा और जैसे आप 17 में 272 को फैक्टराइज करोगे तो आप इसे 17 से डिवाइड कर दो। जैसे आप 17 से डिवाइड करोगे, 272 को 17 से डिवाइड करिए, 17 एकम 17, तो आपका 10 बचा, 10 और 2 102, 102 भाई 17 से क्लियरली 6 टाइम कटेगा। तो मतलब जो 272 है वो 16 गुणे 17 है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, दो 102 थे, उनमें से एक बार 102 बाहर आया। अब यहां पर 17 और एक और 17, दो 17 में से एक 17 बाहर आएगा। और दोस्तों आप बोल सकते हो 16 का 4 बाहर आएगा और भाई 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अब दोस्तों आप इन्हें मल्टीपल करके बता सकते हो क्लियरली किसका क्षेत्रफल, आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। अब यहां से देखिए दोस्तों, जैसे ही मल्टीपल करोगे तो ये 8 बनेगा, 8 का 17 में गुणा, 17 8 भाई 136 बनेगा। और 136 का यदि 102 में मल्टीपल करेंगे तो भाई पहले 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका 272 आएगा, 272 फिर क्लियरली 0 है, फिर आप 1 से गुणा कर दीजिए और 1 से गुणा करोगे तो आपका क्लियरली 136। तो यहां से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा क्लियरली 13,872, 13,872। तो ये हमारा चौथे ऑप्शन में बैठा है 13,872, इसे टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप बोल सकते हो एक लेवल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर जो भुजाएं हैं वो 170 और 204 हैं। और जिसको आप यदि हैरोज के फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके डाटा भी बहुत बड़े बनेंगे। लेकिन 2 बार 102 है तो एक बार बाहर आएगा, 68 17 गुणे 4 में टूटेगा और 272 17 गुणे 16 में, 2 17 में से एक 17 बाहर, 16 का 4 आएगा और 4 का 2 आएगा। जैसे ही भाई इन्हें मल्टीपल करते हो तो हमारा क्षेत्रफल 13,872, चौथा ऑप्शन टिक करिए और बढ़िया अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि मैं सीधी बात करूं तो बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को किस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। यहां पर दिया है आपको 20 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबे, 12 मीटर 40 सेंटीमीटर चौड़े एक होल के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, या बोलेगा न्यूनतम टाइलों की संख्या, कम से कम या न्यूनतम टाइलों की संख्या आपसे पूछी जाती है। अब दोस्तों स्टार्टिंग से देखिए, यहां पर आपको लंबाई दी है 20 मीटर और 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या दी है, चौड़ाई आपको ब्रेथ दी है 12 मीटर और दोस्तों 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल खुद अच्छा है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको मीटर और सेंटीमीटर में दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक थंबनेल देख सकते हो जिसमें मैंने टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या पर जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो जिस भी बच्चे को टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या पर नॉर्मल क्वेश्चन देखने हैं तो वो इस पार्ट को जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर जो आपको आयताकार फर्श दिया है उसकी लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी मीटर और सेंटीमीटर में है। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी लंबाई और चौड़ाई मीटर और सेंटीमीटर ऐसे क्वेश्चन में आती है तो आपको हमेशा उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आपको हमेशा उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब भाई यहाँ पर मीटर भी है और सेंटीमीटर में है, लेकिन आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में जब भी कन्वर्ट करना पड़े तो मीटर को 100 से गुणा करते हैं, मीटर को 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को 100 से गुणा करोगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 20 मीटर 100 से गुणा आपका 2000 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2020 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए दोस्तों, 12 मीटर मतलब आप बोल सकते हो 12 मीटर को 100 से गुणा तो ये 1200 सेंटीमीटर बनेंगे, 1200 सेंटीमीटर और भाई ये 40 सेंटीमीटर, तो आपके बनेंगे 1240 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लंबाई आपकी 2020 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी क्लियरली 1240 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 1240 सेंटीमीटर है।
दोस्तों लंबाई 2020 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1240 सेंटीमीटर है, क्योंकि मीटर को 100 से गुणा करा और हमने पूरा डाटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो लंबाई आपकी 2020 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी 1240 सेंटीमीटर है। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम या कम से कम टाइलों की संख्या क्या होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन को पहले अच्छे से परखिए कि कम से कम टाइलों की संख्या, कम से कम टाइलों की संख्या या न्यूनतम टाइलों की संख्या कब आएगी। कम से कम टाइलों की संख्या और न्यूनतम टाइलों की संख्या तब आएगी जब आप उसमें बड़े से बड़ी वर्गाकार टाइल को यूज करोगे। बड़े से बड़ी वर्गाकार टाइल को यूज करोगे तब आपकी टाइलों की संख्या कम से कम लगेगी, क्योंकि जो आपका फर्श होता है, जो आपका फर्श होता है उस पे आप जितनी बड़ी वर्गाकार टाइल को यूज करोगे तो टाइलों की संख्या कम होती जाएगी। तो दोस्तों कम से कम या न्यूनतम टाइलों की संख्या लानी है तो आपको बड़े से बड़ी वर्गाकार टाइल को यूज करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो बड़े से बड़ी वर्गाकार टाइल को यूज करेंगे तब हमारी न्यूनतम टाइलों की संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे न्यूनतम टाइलों की संख्या पूछी है, लेकिन आपसे वो पूछ सकता है न्यूनतम टाइलों की संख्या की जगह, न्यूनतम टाइलों की संख्या की जगह वो आपसे पूछ सकता है जो बड़े से बड़ी वर्गाकार टाइल यूज करोगे तो उसकी भुजा क्या होगी, मतलब वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा, वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा। तो आपसे हमेशा दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है न्यूनतम या कम से कम टाइलों की संख्या, और दूसरा पूछा जाता है जो आप बड़े से बड़ी वर्गाकार टाइल यूज करोगे तो वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा क्या रहेगी। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर देखना, आपको जो लंबाई और चौड़ाई मिली है, लंबाई और चौड़ाई आपको सेंटीमीटर में लेनी है, तो मैंने पूरी लंबाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करी और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। जो आया है लंबाई क्लियरली 2020 सेंटीमीटर और चौड़ाई आई है आपकी 1240 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, न्यूनतम टाइलों की संख्या बतानी हो या वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा बतानी हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनमें रेशियो कन्वर्ट करना है, यहाँ पर इनमें रेशियो कन्वर्ट करना है जो आयत की लंबाई और चौड़ाई है। तो भाई रेशियो कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान देना, रेशियो कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लंबाई और चौड़ाई को 10 से कट करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को 10 से कट करेंगे। जैसे ही 10 से कट करेंगे तो हमारा आया 202 और हमारा आया 124। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो अब किससे कट कर सकते हो, जैसे आप एलसीएम लेते हो उसी तरीके से आपको कट करना है। अब यदि हम इसे कट करेंगे तो भाई 202 और 124 2 से कट होगा। जैसे ही 2 से कट करोगे 101 आएगा और यहाँ पर क्लियरली आपका 62 आएगा। अब दोस्तों 101 एक प्राइम नंबर है, 101 एक अभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ पर अब आप किसी से कट नहीं कर सकते। तो हमारे रेशियो बन चुके हैं और आपको इनको रेशियो तक ही पहुंचाना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हमेशा आपको सबसे पहले क्या पूछता है, न्यूनतम टाइलों की संख्या, और न्यूनतम टाइलों की संख्या बतानी है तो जो आपका रेशियो बना है, जो आपका रेशियो बना है उसको आपको मल्टीपल करना है। तो रेशियो बना है 101 और क्लियरली 62, और जैसे ही आप जो रेशियो बना है उसका मल्टीपल कर दोगे तो ये आपका आएगा 6262, 6262। तो ये आया है हमारा न्यूनतम टाइलों की संख्या। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो आपका रेशियो बना है उसका यदि आप गुणा कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे तो न्यूनतम टाइलों की संख्या, और जो आपसे पूछा जाता है दूसरा वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा, वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा लानी है तो आपको हमेशा 10 से और 2 से, जिससे भी आपने कट किया है, जिससे भी आपने कट किया है, भाई मैंने एक बार 10 से कट किया है, फिर मैंने 2 से कट किया है, तो उनका गुणा कर दोगे, उनका गुणा कर दोगे तो आपकी आएगी वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा जो 20 रहेगी। लेकिन अभी हमसे पूछी है कम से कम न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या जो हमारी 62 है। पहले ऑप्शन को टिक कर दीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि रेशियो का गुणा करोगे तो आपका आएगा न्यूनतम टाइलों की संख्या, और जिससे आपने कट किया है, जिससे आपने कट किया है यदि उनका गुणा करोगे तो आएगी वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, न्यूनतम पूछता है तो नीचे वालों का गुणा कर दो, और अधिकतम पूछता है तो साइड वालों का गुणा कर दो। बस यही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी। अब दोस्तों यदि इस थीम को अच्छे से समझे हो तो एक सवाल आपके लिए बनता है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहां पर देख सकते हो दोस्तों, यहां पर बोला है 10 मीटर
54 सेंटीमीटर, 11 मीटर 56 सेंटीमीटर लंबाई के दो तारों को x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, जहां x एक पूर्णांक है। x का अधिकतम मान क्या होगा? अब दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे कराया है न्यूनतम टाइलों की संख्या और आपको वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा। तो एक साइड आपसे न्यूनतम पूछता है तो रेशियो का गुणा किया करो, दूसरी तरफ जब भी आपसे अधिकतम पूछता है तो साइड वालों का गुणा किया करो। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, x का अधिकतम मान क्या होगा। तो भाई दोस्तों आपको सिखा चुका हूं कि न्यूनतम कैसे बताना है, अधिकतम कैसे बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने बेहतरीन तरीके से आप न्यूनतम और अधिकतम का कॉन्सेप्ट समझे हो। अब दोस्तों ऑप्शन आपके साथ है, आप ऑप्शन का यूज करके बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। और आज का यदि कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फिर मिलते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।